आज हम एक बार फिर आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि कोरोना का संकट जो विश्वव्यापी है, लेकिन भारत में जो तस्वीर उभर करके आ रही है कि इसके सबसे ज्यादा यदि कोई शिकार हो रहे हैं तो हमारे देश के असंगठित क्षेत्र के वो प्रवासी मजदूर हो रहे हैं, जिनको घर लौटने, गांव लौटने, परिवार में आने के लिए सरकारों की तरफ से जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, स्पेशल ट्रेनें, बसें वगैरह चलाने का, वो इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहा। इसके लिए हम सबको मिलकर दबाव बनाना पड़ेगा। अपनी अपनी जगह से आप सब इकट्ठे हों और इस आवाज को इतना तेज और बुलंद करें कि सरकार के बहरे कानों में कम से कम जूं तो रेंगनी शुरू हो। कुछ तो ध्यान दें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। इस बात के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज के दी हिंदू पेपर में राजीव भार्गव जी ने, बहुत अच्छे लेखक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है हमारे सारे प्रवासी मजदूरों के बारे में। और उनका कहना है कि हम 13 करोड़ के आसपास जो हमारे देश के प्रवासी मजदूर हैं, उनको कभी भी हम एक इंसान का दर्जा नहीं दे पाते, अपने बराबर उनको भी एक जीने का हक है ऐसा सोच नहीं पाते, और इसलिए उनसे काम सारा लेते हैं। जितना भी काम नीचे का हो रहा है, जिसको हम मानव श्रम के द्वारा पूरा करवाते हैं, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता, उनको कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज में डूबे हुए उनकी और आय कम हो जाती है। इस प्रकार से बंधुआ मजदूरी की कोटि में वो जीते। ये सारी बातें उन्होंने लिखी है, लेकिन मूल मुद्दा है कि कानून जो बना हुआ है उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। 1979 का कानून है जो कहता है इंटर स्टेट, अंतरराज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979, उस पर आज 40 साल से अधिक हो गए, अमल क्यों नहीं हो रहा। क्या एक भी मुख्यमंत्री के बैठक में प्रधानमंत्री ने या किसी ने यह सुझाव दिया कि इसके ऊपर सख्ती से अमल होना शुरू होना चाहिए? क्यों नहीं किया जा रहा? मैं हैरान हूं, बहुत ज्यादा हैरान हूं। क्यों नहीं अपने ही कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति मोदी सरकार में है या राज्य सरकारों में है? और इनको किसके भरोसे, भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है इन गरीब मजदूरों को। इस बीच की एक बड़ी दर्दनाक घटना आज सामने आई है, और वो हमारे इंडियन एक्सप्रेस के प्रमुख पृष्ठ पर है। एक इंसाफ अली नाम का मजदूर जो बंबई में मेहनत मजदूरी करता था, बिल्कुल जैसे ये कुली का काम होता है, मकान बनाने का निर्माण मजदूर था। और जब ये लॉकडाउन वगैरह तालाबंदी शुरू हुई तो उसने सोचा घर जाना, और वो पैदल चल पड़ा। रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो बिस्किट खाता रहा, इधर उधर नल का पानी पीता रहा। कहीं पकड़ा गया तो छिप गया, कहीं ट्रक वाले को कुल उसके पास 5,000 रुपए थे, 3,000 रुपए उसको दे के उसमें छिप करके बैठा। इस तरह करते 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 14 दिन के बाद जब वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के अपने गांव में मठकनवा गांव के पहुंचा तो उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। और जिस दिन क्वारंटाइन किया, अभी सोमवार को, उसके दोपहर में उसकी मृत्यु हो गई। 35 साल का मजदूर इंसाफ अली, और वो चलते 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 इतना टूट चुका था अंदर से, खाने की पीने की कोई सुविधा नहीं, और वो गांव पहुंचते पहुंचते और उसने दोपहर में ही दम तोड़ दिया। सोचिए, उसकी जगह अपने आप को रख करके सोचिए। उसकी बेगम जो है सलमा, जो है, उनको कितना बड़ी एक त्रासदी झेलनी पड़ रही है। और वो बेचारी 32 साल की है, छोटे छोटे बच्चे उसकी गोद में। क्या होगा इंसाफ अली के इस परिवार के साथ, उन गरीब के साथ। इस बीच आपने पहले पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं, और एक 12 साल की लड़की जो छत्तीसगढ़ से गई थी तेलंगाना में मजदूरी करने के लिए। अब सोचिए, 12 साल की लड़की को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, और वो तेलंगाना जाती है मजदूरी करने के लिए। और जब ये सब कुछ तालाबंदी होती है तो पैदल चल पड़ती। चलते 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 रास्ते भर केवल 100 किलोमीटर से ज्यादा उसका अपना गांव था, और वो चलते जा रही थी। अभी 4 किलोमीटर बचा था कि उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया और एकदम गिर पड़ी और मौत के मुंह में समा गई। 12 साल की मेरी बेटी जमोला मडकाम हमारे बीच में नहीं रही।
ये तो 2-4 किस्से हैं जो अखबार वाले कहीं कहीं से और उसको निकाल करके हमें बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए से सैकड़ों सैकड़ों हजारों मजदूरों के ऊपर क्या बीत रही है और उनकी संवेदना, उनके प्रति हम पूरी संवेदना के साथ क्यों नहीं सोच पा रहे। ये बड़े लोग होते, खाते पीते लोग होते, ऊंची जात के लोग होते तो शायद अभी एकदम सिरन दौड़ जाती, लेकिन चूंकि ये दलित हैं, आदिवासी हैं और बहुत गरीब में भी अति गरीब हैं, इसलिए इनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। इनको मान के चला जाता है ये तो पैदा ही हुए हैं इस तरह के काम करने के लिए, इस तरह जीने और इस तरह मरने के लिए। ये हमारी जो सोच है वो इंसानियत के खिलाफ है, हर तरह के मजहब के उसूलों के खिलाफ है और सबसे ज्यादा यदि खिलाफ है तो भारत के संविधान के खिलाफ है। और संविधान की कसम खाने वाले हमारे नेताओं को एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपने जब ये ऐलान किया 24 तारीख को कि रात के 12 बजे से 4 घंटे का टाइम दिया आपने तालाबंदी घोषणा करते हुए, 4 घंटे, केवल 4 घंटे दिए नरेंद्र मोदी जी, जबकि 30 जनवरी को, इससे पहले 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको, कोरोना को विश्वव्यापी संकट बता दिया था, इसको एक महामारी का दर्जा दे दिया। उसके बावजूद भी आप नहीं जगे। 12 फरवरी को राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बहुत बड़ा खतरा है, सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। आपने उसका मखौल उड़ा दिया और उसके बाद से लगातार जितने मौके आए आप चूकते गए 22 मार्च को जाकर के आपने जनता कर्फ्यू लगवाया और 24 मार्च को आपने उसको पूरे लॉकडाउन और तालाबंदी के रूप में डाल दिया। लेकिन 4 घंटे का टाइम कुल दे करके आप मजदूरों से क्या उम्मीद करते थे कि वो हवाई जहाज में बैठते तुरंत और पहुंच जाते अपने गांव में। आपने अमीरों के लिए तो हवाई जहाजों का प्रबंध किया, विदेशों तक से किया, आज भी करने जा रहे हैं आप, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए एक छोटी ट्रेन, सेकंड क्लास की ट्रेन चलवा देते, स्पेशल ट्रेन चलवा देते तो आपका क्या बिगड़ सकता। लेकिन आप नहीं कर रहे, नहीं ही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है मोदी जी, और मैं समझता हूं इसके लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको चाहिए अपनी गलती को सुधारें और इसमें आपका बड़प्पन भी दिखाई पड़ेगा और देश की जनता आपको आशीर्वाद देगी। इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, गरीबों में काम करने वाले, मजदूरों में काम करने वाले, और बाबा अढ़ाव हैं, इस समय 90 साल के आसपास उनकी उम्र है, पूना में रहते हैं और मथाड़ी वर्कर्स की एक बहुत बड़ी यूनियन चलाते हैं, बोझा उठाने वालों की। उन्होंने, उल्का महाजन ने, सुभाष लोमटे ने और सब साथियों ने मिलकर 1 मई मजदूर दिवस के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है कि हम बाहर इकट्ठे होकर के किसी मैदान, पार्क या सड़क पर तो प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन सुबह 6 बजे से या 7 बजे से शाम के 6-7 बजे तक अपनी अपनी जगह पर रहकर जो जहां है अपने घर में ही एक दिन का उपवास रखे और इन गरीब से गरीब मजदूरों के बारे में सोचे, कुछ लिखे, सोशल मीडिया पर डाले, सरकार को थोड़ा दबाव बनाए उसके ऊपर। इस प्रकार का काम यदि हम लोग 1 मई मजदूर दिवस के ऊपर करते हैं तो शायद इसका अच्छा असर होगा और आप सब इसके अंदर शामिल हो। मैं चाहूंगा कि 1 मई मजदूर दिवस ऐसे ही नहीं चला जाना चाहिए और इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि लॉकडाउन हटेगा तभी हम कोई सामूहिक, नहीं, अपने अपने घर में जहां भी हैं आप, वहीं पर आप अपना अनशन करके अपना प्रोटेस्ट कर लीजिए, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम लोगों ने कुछ अभियान चलाया तो हो सकता है इसका असर हो। और भगत सिंह ने तो सोचा था बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हम धमाका तो नहीं कर रहे, बम तो नहीं फेंक रहे असेंबली और पार्लियामेंट में, लेकिन जरूर अपनी आवाज इतनी बुलंदी से उठाएं कि प्रधानमंत्री के कानों तक हमारी आवाज पहुंचे और वहां से कोई फैसले हों, मुख्यमंत्री भी लागू करे आगे बढ़ करके, तब जाकर के इसका कोई ना कोई परिणाम निकलेगा और मजदूरों की, गरीब से गरीब मजदूरों की
हालात में कुछ परिवर्तन आएंगे। आज मैं केवल यहीं तक अपनी बात को रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि 1 मई के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे और एक दिन का अनशन थोड़ी देर के लिए सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे और अपनी आवाज से उन गरीबों की, बेजुबानों की आवाज बंद करके दिखाएंगे जो बेचारे रो नहीं पा रहे, तड़प नहीं पा रहे और वो रास्ते में टूट जा रहे हैं, मर जा रहे हैं घर पहुंचने से पहले पहले। ये सारा का सारा दृश्य आपकी आंखों के सामने होना चाहिए और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान आगे हम चलाएंगे। 50 करोड़ जब इस देश में असंगठित मजदूर हैं, 50 करोड़ जिनका हमारे राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में 60% योगदान है, उनके लिए हम न्याय नहीं दिला पा रहे, उनको हम सही जीवन की पूरी जरूरतें नहीं दिला पा रहे, उनके लिए पार्लियामेंट के बने कानून लागू नहीं करवा पा रहे, ये क्या मजाक बना हुआ। और जब भी ये सवालों को लेकर के हम लोग हाजिर हुए, अच्छे लोग हाजिर हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है, पूरी तरीके से रबर स्टाम्प बन गया है सरकार का। जो भी वो कहते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, उसके ऊपर अपना मुहर लगा देती सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया, यही काम करना था तो जो थोड़ा बहुत आप दिखा रहे हो, काम कर रहे हैं, ये भी बंद कर दो। ये नाटक ही क्यों चल रहा है? ये नाटक बंद होगा तो कम से कम लोगों को तसल्ली तो होगी कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की गोद में जाके बैठ चुका है। इमरजेंसी के दिनों में जैसे हुआ था ऐसे अब यहाँ भी हो गया है। घोषित तो नहीं है इमरजेंसी, लेकिन अघोषित इमरजेंसी जैसा वातावरण बन गया है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए हमें उसे भी प्रेरणा देनी चाहिए कि वो सरकार के कान खींचे और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए। जो कह रही है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसके लिए जैसे पर्यावरण के सवालों पर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऐसे ही इन सवालों के ऊपर भी उसे कोई ना कोई कदम सख्ती से उठाना चाहिए, न कि सरकार का रबर स्टाम्प बन करके जो वो कहें हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम सरकार के ऊपर पूरा यकीन करते हैं। ये कहना शोभा नहीं देता सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और इसलिए उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि उनका विश्वास, उनके प्रति विश्वास, कोर्ट के प्रति विश्वास आप चाहते हैं लोगों का बना रहे, तो ये वक्त है जब आप आगे आए, बढ़ करके दिखाई पड़े आप गरीब जनता के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। धन्यवाद।